हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, यह जो वीडियो है एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बंडवाल के द्वारा जो लिखा गया है उससे लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और यह हमारा एनसीईआरटी सार संग्रह का सीरीज है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हमें शुरू करना है। श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है। तो जो श्वसन हम लोग करते हैं उसमें जो बाहर वायु निकलती है उसमें CO2 की मात्रा कितनी होती है। तो उसमें CO2 की मात्रा 4% होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं। तो जो अधिकतर कीट हैं वह श्वसन क्रिया श्वास नली प्रणाली के द्वारा करते हैं। ठीक है, जितने भी अधिकतर कीट जो होते हैं वह क्या करते हैं, श्वास नली प्रणाली के द्वारा ही श्वसन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि शीत निद्रा के दौरान, ठीक है, शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है। तो जब मेढक शीत निद्रा के दौरान केवल त्वचा से ही श्वसन कर लेता है। शीत निद्रा के दौरान मेढक क्या करता है, केवल त्वचा से श्वसन कर लेता है। चलिए आगे यहाँ पर है कि यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है। तो जो यातायात पुलिस होती है वह व्यक्तियों के यानी कि शराबियों के नशे की जांच के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण का प्रयोग करती है। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण का प्रयोग करती है वह शराब के नशे वाले व्यक्तियों की श्वास जांच के लिए। चलिए आगे यहाँ पर है कि ब्रीदिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। तो ब्रीदिंग में जब वायु बाहर निकलती है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 17% होता है। ठीक है, ब्रीदिंग में जब वायु बाहर निकलती है तो उसका मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कितना होती है, 17%। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि श्वसन में, ठीक है, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है। तो श्वसन में रुधिर का जो लाल रक्त कणिका है RBCs होती है वह O2 का क्या कर देती है, अवशोषण कर देती है। चलिए यहाँ पर है कि अवायवीय श्वसन में पेशी कोशाएं, ठीक है, अवायवीय श्वसन में पेशी कोशाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है। ठीक है, तो ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादित करती है, तो वह है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल में ये परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादित करती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि भोजन निगलते समय, ठीक है, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है। तो जब हम लोग भोजन निगलते हैं तो उस टाइम एपिग्लॉटिस के द्वारा, ठीक है, एपिग्लॉटिस के द्वारा हमारा जो श्वसन मार्ग है वह बंद हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो फेफड़ों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वह रुधिर के द्वारा होता है। ठीक है, रुधिर के द्वारा फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए यहाँ पर हमें देखना है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है। तो जो क्रेब्स चक्र की क्रिया है वह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया जो क्रिया है वह संपन्न होती है। चलिए आगे देखते हैं। ऑक्सीश्वसन, ठीक है, ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है। तो यह कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ऑक्सीश्वसन की जो क्रिया है वह कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस किस क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। देखिए ग्लाइकोलिसिस जो है वह ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी जो श्वसन का समान चरण माना जाता है। ठीक है, ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का एक समान चरण माना जाता है ग्लाइकोसिस को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है। तो जब श्वसन के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका जो संचय है उसको ATP अणुओं के रूप में संचित किया जाता है, ATP अणुओं के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि पहाड़ों पर रहने वालों में RBCs की संख्या अधिक होती है।
क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि जो पहाड़ों पर रहते हैं उनमें आरबीसीज की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ पर क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होता है, तो वायु कम संघनित होने के कारण पहाड़ों पर रहने वालों में आरबीसीज की संख्या अधिक होती है। चलिए यहाँ देखते हैं हम कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद CO2 एवं पायरुविक अम्ल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद, जब वो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपचय होता है तब अंतिम उत्पाद के रूप में CO2 एवं पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि अवायवीय श्वसन में कौन सी क्रिया होती है, तो अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है अवायवीय श्वसन में। चलिए आगे यहाँ पर है कि मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी बार होती है, तो जो मानव में श्वसन दर है लगभग प्रति मिनट 12 से 15 बार होता है। ठीक है, 12 से 15 बार प्रति मिनट होता है। चलिए यहीं पर देख लेते हैं कि एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय के धड़कने की औसत दर 72 बार मिनट होता है, यानी कि 72 बार पर मिनट होता है। ठीक है, एक वयस्क व्यक्ति में हृदय की धड़कने की औसत दर। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर है कि ग्लाइकोलिसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। तो जो ग्लाइकोलिसिस में है अंत में ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज वह पायरुविक अम्ल में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो जो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम है वह कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। ठीक है, वह कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। चलिए यहाँ पर है कि किस कारण से ऊतकों में ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाते हैं, तो ऐसा क्या कारण होता है कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है वह ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाते हैं। तो यहाँ पर इसका कारण होता है O2 की कमी और CO2 की अधिकता। जब O2 की कमी हो और CO2 की अधिकता हो तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में चली जाती है। ठीक है, ऊतक द्रव्य में जाती है। चलिए यहाँ पर हमें देखना है कि फेफड़ों की कुपिकाओं में, ठीक है, फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है, तो फेफड़ों की कुपिकाओं में जो गैसीय विनिमय है वह सक्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। ठीक है, तो फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय जो होता है वह सक्रिय ट्रांसपोर्ट की मदद से होता है। यहाँ पर है कि मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो मानव जो शरीर है उसमें श्वसन केंद्र मेडुला ऑब्लॉंगेट तथा पोन्स में होता है। मेडुला ऑब्लॉंगेट तथा पोन्स में जो होता है वो श्वसन केंद्र। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमें देखना है कि फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है। जो फेफड़े के ऊपर का आवरण है वह प्लूरल कला के बना होता है। ठीक है, प्लूरल कला का बना होता है। चलिए आगे देखते हैं कि सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है। सर्वाधिक जो CO2 का परिवहन है किस रूप में होता है, यहाँ पर है कि सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है, तो वह होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। ठीक है, सर्वाधिक CO2 का जो परिवहन है वह बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। आगे यहाँ पर है कि क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु में कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है, तो क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु में 24 ATP अणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, 24 ATP अणुओं का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस चरण में 2 ATP अणुओं का शुद्ध लाभ हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पर है कि कीड़वन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। ठीक है, तो कीड़वन अर्थात अनॉक्सी जो श्वसन की क्रिया का सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो वह थे लुई पाश्चर ने, वह भी ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में उन्होंने लुई पाश्चर जो थे वह अनॉक्सी श्वसन की खोज किए थे, कीड़वन या अनॉक्सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि फेफड़ों तथा अशुद्ध रक्त, ठीक है, फेफड़ों तथा अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो जो फेफड़े तथा अशुद्ध रक्त है वह फुफ्फुस धमनी के द्वारा
फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं कि फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद, ठीक है, बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा, ठीक है, फुफ्फुस शिरा के द्वारा जो होता है वह बाएं अलिंद अलिंद में फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त पहुंचाया जाता है। चलिए आगे यहाँ पर हमें देखना है कि श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो श्वसन गुणांक का जो मापन है वह गैनांग श्वासन पांपी, ठीक है, गैनांग श्वासन मापी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो श्वसन गुणांक के मापन जो होता है वह गैनांग श्वासन मापी के द्वारा किया जाता है। चलिए यहाँ पर देखना है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया कहलाता है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए शरीर में, शरीर के ऊतकों में, तो ऑक्सीजन की कमी होना जो होता है वह हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया कहलाता है। ठीक है, हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया कहलाता है। चलिए यहाँ पर है कि श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होती है? तो श्वसन क्रिया में वायु की जो घटक है यानी कि नाइट्रोजन जो है, इसके मात्रा में कोई परिवर्तन ना होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना ये बढ़ता है और ना ही घटता है। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो का हमारा टॉपिक होगा पाचन तंत्र। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग मिल लेंगे पाचन तंत्र के साथ। आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।